Hello students, hopefully you will be fine. This is your mentor Nasir Yusuf and today we will discuss second topic of the chapter coordination and control, and that is about coordinated action. Remember, each and every organism show response to their environment. Every organism respond to environment, and it is one of the most important characteristic of living organism or life. They respond to सराउंडिंग, राइट। तो आज हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेटेड एक्शन को, जो कल हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि कैसे बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके किसी एक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है और हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके किसी एक ख़ास फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमने डिस्कस करना है इसके 5 कंपोनेंट्स को। सो याद रखें कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड एक्शन, जिनके ज़रिए कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, राइट। सो आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर है, जिस तरफ लाइट होती है वो उस तरफ मूव करता है, ओके। अगर आप स्नेल को टच करते हैं तो वो अपने आप को शेल के अंदर इनक्लोज कर लेता है, ठीक है जी। हमारा हाथ जैसे किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो वो फ़ौरन पीछे की तरफ आता है, ठीक है जी। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं डैट ब्रिंग रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। और इन्हीं फैक्टर्स को हम नाम देते हैं स्टिमुलाई, या सिंगुलर है तो स्टिमुलस। सो बिफोर दिस, these are the 5 components of coordinated action. ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो किसी कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इनका सीक्वेंस आपने याद रखना है। ये जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्चुअल है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने याद रखने हैं, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि वो सारे फैक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स पैदा कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स की वजह बन रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्टिमुलाई का, ओके। अब इसके डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स एन एनी change in environment, any change in environment। और याद रखना है कि ये चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है और ये चेंज इंटरनल भी हो सकता है, ओके। Stimulus is any environmental change that may be external or that may be internal, और इसका काम क्या होता है? That provoke response in the body। provoke का मतलब होता है produce, वो चेंज जो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। देयर आर मैनी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई। लाइक अगर हम बात करें हीट की तो इट्स एन स्टिमुलस। अगर हम बात करें प्रेशर की तो इट्स एन स्टिमुलस, ओके। केमिकल्स की बात करें, वेव्स, ख़ास तौर पर जो साउंड वेव्स होती हैं,
इसी तरह जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं and so on. All of these are examples of stimuli. Heat is an stimulus, pressure, chemical, sound waves and infections. All of these are examples of stimuli. ये वो चेंजिंग्स हैं जो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, डैट मे बी इंटरनल, डैट मे बी एक्सटर्नल. अब जैसे कि हीट है एक्सटर्नल, प्रेशर है एक्सटर्नल, केमिकल्स हैं, ठीक है जी. इन्फेक्शन जो बॉडी में होते हैं ये इंटरनल की कैटेगरी में आ जाते हैं. जब माइक्रोब्स वगैरह बॉडी में आते हैं तो डैट कोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस. सो सिंपली वो फैक्टर्स, वो चेंजिंग्स जो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई. ये है जी फर्स्ट कंपोनेंट. सेकंड जो कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर. अब रिसेप्टर्स के लिए आपने एक और वर्ड याद रखना है, इन्हीं को हम सेंसरी नर्व एंडिंग्स का नेम भी देते हैं. सेंसरी नर्व एंडिंग्स या रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स एक ही बात है. सो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी. और रिसेप्टर्स जो हैं that may be cells, tissues और organs. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेल्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं. और इनका काम क्या है, that detect stimuli. Any cell, tissue or organ in the body that detect stimuli, that is called as receptor. अब यहाँ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइज़ की, नोज एंड ईयर्स, ऑल ऑफ दीज आर सम एग्जाम्पल्स. अब ये तो ऑर्गन्स में आ जाते हैं, आइज़, नोज, ईयर्स. इसी तरह ये सेल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ भी हो सकते हैं. अगर हम आइज़ की बात करें तो डैट डिटेक्ट लाइट, नोज़ की बात करें तो डैट डिटेक्ट डिफरेंट केमिकल्स, ईयर्स की बात करें तो ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं. ओके. हर एक स्टिमुलस के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है. याद रखेंगे एक रिसेप्टर सारे स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है. देयर इज एन स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर ईच स्टिमुलस. अब जैसा कि आइज़ है वो साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है. अगर हम नोज़ की बात करें तो वो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता. इसी तरह पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं. थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिसेप्टर्स जिनका काम है डैट डिटेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस. ओके. सो ये डिटेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं. जो थर्ड कंपोनेंट है वो है जी कोऑर्डिनेटर. अब इसके लिए आपने दो वर्ड्स की पॉइंट्स याद रखने हैं इनकी डेफिनेशन के लिए. कोऑर्डिनेटर्स का क्या काम होता है, they receive information and send messages. ये दो फंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटर के. इसका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंगली मैसेजेस को सेंड करना. याद रखें अभी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स को. किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स पैदा होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इन कोऑर्डिनेटर के पास होती है. ओके. कि कौन सी इंफॉर्मेशन के तहत कौन सा रिस्पॉन्स पैदा होना है ये सारा कुछ इस कोऑर्डिनेटर के पास होता है.
ठीक है जी। अब दो तरह की कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। याद रखें कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो होते हैं जी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। और जब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दैट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। ये डिस्टिंग्विश पॉइंट्स हमने यहाँ रखने हैं कोऑर्डिनेटर्स के लिहाज से कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। अब ये काम कैसे करते हैं? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये मैसेजेस को सेंड करते हैं वाया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जरिए ये मैसेजेस को सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, राइट। क्योंकि यहाँ बात हुई है कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ ई भी आता है, इनका काम है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं? जो इन रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट की होती है उनको ये कोऑर्डिनेटर रिसीव करते हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं जो इसको रिसीव करते हैं और मैसेजेस को सेंड करते हैं इन न्यूरॉन्स के जरिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। अब ऑन द अदर साइड ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ओके। और ये मैसेजेस सेंड करते हैं बाय सिक्रेटिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। जहां भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनके दो काम होंगे, रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस। ये न्यूरॉन्स के जरिए मैसेजेस सेंड करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हॉर्मोन्स की फॉर्म में मैसेजेस को सेंड कर रहे होते हैं। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है, ठीक है। ये की पॉइंट्स हमने यहाँ रखने हैं, ये जो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो है जी कोऑर्डिनेटर। जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं दैट रिसीव मैसेजेस अब कौन से मैसेजेस रिसीव किए जाते हैं? ये जो कोऑर्डिनेटर सेंड कर रहे हैं, ओके। एंड दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स आर दोस बॉडी पार्ट्स दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स और उन मैसेजेस के अकॉर्डिंगली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी रिस्पॉन्स पैदा होना है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास होती है? जो हब पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेटर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो इफेक्टर्स हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में और हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में और हैं। अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट एक्ट एज इफेक्टर्स। ठीक है जी। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कोऑर्डिनेटर्स इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाती हैं? इन इफेक्टर्स में पहुंचाती है, यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स में पहुंचाती है। अब मसल्स कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन। और ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं? बाय सिक्रेटिंग हार्मोन।
So in case of nervous coordination, muscles and glands act as effectors. On the other side, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें जो हॉर्मोन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं इफेक्टर्स में, और उनमें जो इफेक्टर्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं. नेफ्रॉन जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो एक्ट एज ए फैक्टर. बोन एंड लीवर ऑल्सो एक्ट एज effector. Different tissues, nephron, bones and liver, these components are act as effectors. तो ये important points हैं, आपने फ़र्क याद रखना है कि in case of nervous coordination कौन से body parts effectors हैं और in case of chemical coordination कौन से body parts effectors हैं. तो ये distinguish points आपको पता होने चाहिए. ठीक है जी. अब लास्ट है रिस्पॉन्स. अब जैसे ही मैंने आपको कहा है कि इफेक्टर्स कोऑर्डिनेटर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो रिस्पॉन्स है बेसिकली ये रिस्पॉन्स क्या है, जो इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा होता है. ठीक है, ये जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है बाया इफेक्टर्स उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स. यानी कि सनफ्लावर जिस तरफ लाइट होती है उस तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स. हमारा हाथ जब किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो फ़ौरन पीछे की तरफ आता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्स. ये जो एक्शन है इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स. ठीक है जी. अब यहां भी आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन शॉर्ट लिविंग होता है. ठीक है जी. लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग लिविंग होता है. अब इससे क्या मुराद है, इस पॉइंट को समझें. फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिविंग होता है. फॉर एग्जांपल हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो वो फ़ौरन पीछे आता है, तो वो फास्ट है और शॉर्ट लिविंग है. ठीक है, बार बार हाथ पीछे नहीं आई जा रहा, मतलब एक ही दफ़ा हाथ पीछे आता है, पुल करते हैं. ठीक है जी, तो ये शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स हुआ. ऑन द अदर साइड ये जो हॉर्मोन्स हैं ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, मिन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिविंग होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आगे हम डिस्कस करेंगे, ग्लैंड्स के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन को. ठीक है, तो ग्रोथ जिस एज में ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पीरियड पे वो जो हार्मोन है वो एक्ट कर रहा होता है. ठीक है जी. अब जो ग्रोथ है वो कोई एक दिन में, 2 दिन में, महीनों में नहीं हो जाती, बल्कि इट टेक ईयर्स. तो तब तक वो जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम करता रहता है, तो वो स्लो होता है और क्या होता है, लॉन्ग लिविंग होता है. अब ये 2 पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब ये सेकंड पॉइंट आपने उसके अंदर याद रखना है और लिखना भी है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट और शॉर्ट लिविंग होता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स होता है वो स्लो और लॉन्ग लिविंग होता है. आई रिपीट इट कि 2 पॉइंट्स हमने याद रखना है. एक हमने पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, सेकंड पॉइंट हमने ये रखना है. और केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, और सेकंड पॉइंट आपने ये याद रखना है. ओके, सो ये है कोऑर्डिनेटेड एक्शन. कोई भी रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस किया जा रहा होता है तो ये 5 कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं तो ये रिस्पॉन्स पैदा होता है. ठीक है जी, मतलब ये विद इन सेकेंड, इससे भी बहुत ज़्यादा पहले रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है. ठीक है जी. अब एक इस पूरे टॉपिक को एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझें कि व्हेन वी टच सम हॉट ऑब्जेक्ट
हमारा जो हैंड है वो फ़ौरन पीछे की तरफ आता है। अब उस केस में जो हीट है वो क्या है, स्टिमुलस, ठीक है जी। जो हीट रिसेप्टर्स हैं दैट एक्ट एज रिसेप्टर। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें इफेक्टर क्या होते हैं, मसल्स, ठीक है जी। और रिस्पॉन्स क्या होता है, पुलिंग ऑफ हैंड। आई रिपीट इट, ये दोबारा इस पॉइंट को समझें, आपको ये टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि इन पांचों कंपोनेंट्स को एक एग्जांपल के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगता है, ठीक है जी, तो वो फ़ौरन पीछे आता है। अब उसमें अब इनको देखें एग्जांपल्स के तौर पर, तो जो हीट है डैट एक्ट एज स्टिमुलस, ठीक है। हीट रिसेप्टर जो हैं डैट एक्ट एज रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, और इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स। अभी बात हुई थी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी, और फिर रिस्पॉन्स पैदा होता है कि हमारा हाथ वापस आता है। सो ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक।